हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों। आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को कैसे पहचाने। सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में हो सकता है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आखिर है क्या। आज से पहले मैंने इस तरह का वीडियो आपके साथ कभी शेयर किया नहीं, लेकिन आज मुझे लगा कि जिस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है या की जा रही है मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, एक बहुत बड़ी हाइप है। आपने देखा होगा कि काफ़ी जगह घमासान चल रहा है लोगों के बीच में। कुछ कह रहे हैं कि चीज़ें बहुत अच्छी होती है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल बेकार होती है। हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, अलग अलग बातें। उन सब चीज़ों को मैं आपसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, वो ये कि अपने आप को पहले न्यूट्रलाइज रखें। अगर आप न्यूट्रलाइज रख सकते हैं तो ही ये वीडियो देखें, क्योंकि इसमें दो तरह के जो ऑडियंस हो सकती है इस वीडियो को देख रही हो सकती है। एक वो जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के जिनके मन में पूर्वाग्रह बना हुआ कि बहुत अच्छी है, दूसरी वो जिनके मन में पूर्वाग्रह बना हुआ कि बहुत खराब है। लेकिन मैं चाहता हूं आप इतने एक्सट्रीमिस्टिक होकर चीजों को ना देखें, आप एक तटस्थ होकर न्यूट्रल होकर चीजों को समझें, चीजों को सिर्फ समझें। आपने भी कुछ करना नहीं है ना, तो मैं आपको कह रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कोई ज्वाइन करो, नहीं मैं आपको कह रहा हूं कि कुछ छोड़ो। आप, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप चीज को एक बार समझ लो, क्योंकि एक मुद्दा बना हुआ है। एटलीस्ट जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए कम से कम देख लें वीडियो को क्या है। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास भारत में ना बहुत पुराना है ऐसा नहीं है। अगर हम देखें कि भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ, धीरे धीरे भारत में कैसे करके अपने उद्योग धंधों को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार वगैरह यहाँ भारत में किए हुए थे। उसके कारण भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था बन गई थी। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहने का मतलब यह कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी निम्न स्तर पर पहुंच चुकी थी। भारत में जो आपके अलग अलग तरह की जो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र का आपने शायद सुना होगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, उनकी बैलेंसिंग नहीं हो पा रही थी। भारत सिर्फ एक कृषि प्रधान देश बनकर ही रह चुका था, यानी कि भारत में कोई उद्योग धंधे वगैरह कुछ चल नहीं रहे थे, कुछ खुद के हैंडीक्राफ्ट वगैरह कुछ हो नहीं रहे थे, कोई बिजनेस वगैरह में भारत अच्छा डेवलप कर नहीं पा रहा था। ये उस समय की बात है जब भारत नया नया आजाद हुआ था। फिर अपने भारत के जो अपने हमारे जो नेता वगैरह थे, हमारे भारत के जो महापुरुष थे, या जो हमारे भारत के हमारे पूर्वज जो थे, उन लोगों ने अलग अलग पॉलिसीज लाई, धीरे 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 पटरी में लाने की कोशिश की गई। लेकिन 1991 में एक बहुत तगड़ा झटका भारत को लगा, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी थी वो लगभग क्रैश कर गई। भारत की 1991 की एक आर्थिक मंदी का दौर उस समय भारत में आया था। अब इस 1991 की आर्थिक मंदी में जब भारत ने कोशिश करी कि कैसे करके मदद मिल सके, क्योंकि बताते कि उस समय जो अपने पास फॉरेक्स था वो बहुत कम बचा हुआ था, लगभग 15 दिन का फॉरेक्स हमारे पास मौजूद था। तो ऐसी स्थिति में जब भारत ने कोशिश करी कि कहां से मदद मिले, क्या करे, भारत के जो अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, आप शायद जानते होंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने बहुत बड़ी उसमें अपनी भूमिका निभाई थी, जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं, जो अपने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। उस समय फिर IMF के पास गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गए, विश्व बैंक के पास गए, वर्ल्ड बैंक के पास गए, और फिर जाकर उनकी कुछ शर्तें रखी गई भारत के ऊपर। उन्होंने कहा हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपको अभी हम उधारी वगैरह दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप कुछ शर्तों का पालन करें। आपको LPG को फॉलो करना पड़ेगा। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि आपको लिबरल करना होगा चीजों को। पहले इंडिया में स्थिति क्या थी? इंडिया में ऐसा था कि सरकारी नियंत्रण बहुत ज्यादा था इकोनॉमी में, यानी कि कुछ लाइसेंसी पद्धति चलती थी, यानी कि बहुत से उद्योग धंधे ऐसे थे जिन पे सरकार के अलावा कोई और नहीं परमिट ले सकता उसका। ऐसे कुछ थे जिन पे आपको परमिट लेकर ही आप उद्योग धंधे चला सकते हो। ऐसे कुछ थे जिन पे कोटा लगता था कि आप उद्योग धंधों के लिए कुछ लिमिटेड लोगों को ही कुछ दिया जाता था कि आप ही सिर्फ बिजनेस कर सकते हो। इस तरह की पहले सख्ताई थी। इसको बोला गया कि इसको लिबरल करो, इसे उदार बनाओ, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाओ। दूसरा बोला गया प्राइवेटाइजेशन को अपनाओ। प्राइवेटाइजेशन मतलब ये हुआ कि पहले क्या था, सरकार का नियंत्रण, हर क्षेत्र में सरकार का नियंत्रण था कि बस चलेंगी, ट्रेन चलेंगी, या फिर स्कूल चलेंगे, या डॉक्टर अस्पताल होंगे, या कुछ भी बिजनेस होगा, छोटे मोटा कुछ भी चीजें होंगी, A to Z, ज्यादा से ज्यादा में सरकार ने अपना नियंत्रण रखा था। उसके पीछे कोई तानाशाही नहीं थी। उसके पीछे कारण यह था कि एक इक्वालिटी के साथ साथ, एक तरह से एक इक्वालिटी के साथ साथ पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसलिए सरकार ने उसको अपने कंधों में लिया था। एक तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर सरकार उस समय थी। लेकिन ये पॉलिसी के आने के कारण बोला गया से प्राइवेटाइजेशन की ओर आपको जाना पड़ेगा, यानी सरकार को अपने नियंत्रण को थोड़ा कम करना पड़ेगा। अब तीसरी बात आती है ग्लोबलाइजेशन की। उस समय भारत की जो सरकार थी, भारत के जो हमारे पूर्वज जो लोग थे, उन्होंने इस नीति को अपनाया था कि हम अपना विकास करेंगे और अपने ही अंदर अपनी इकोनॉमी को समेट के रखेंगे, बंद अर्थव्यवस्था बना के रखेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी पैसा होगा उसका सर्कुलेशन अंदर ही अंदर होगा, क्योंकि उनकी उस तरह की सोच उस समय थी जो कि उस हिसाब से उनको सही लगा, उन्होंने की। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके जो परिणाम हमें देखने को मिले वो नकारात्मक थे। इसके कारण जब हमें वर्ल्ड बैंक द्वारा हमें बोला गया कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करो, ओपन इकोनॉमी करने का मतलब अपने ट्रेड को अंदर बाहर करो, आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो आप विदेशों के साथ, तो फिर भारत को ये तीन चीजें करनी पड़ी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, LPG। अब हम आगे बढ़ने आगे की तरफ। 1991 की घटना के बाद धीरे धीरे लगभग 7, 8, 10 साल बाद लगभग 1998-2000 के करीब भारत में कुछ ऐसी कंपनीज आने लगी जो कि हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज थी।
डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो बाद में धीरे धीरे करके इन्हीं को हमने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कहा, एक तरह की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी। इस इतिहास को समझने के लिए मैंने आपको शुरुआत से सारी चीजों को लेकर आने की कोशिश की है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें, काफी चीजें तो फिर भी छोड़िए ताकि ज्यादा टाइम ना लग जाए। इंपॉर्टेंट मेन कोर पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस करूं ताकि कहानी जुड़ सके। अब 1998 लगा लो, मोटा मोटा मान लो 1998 ईस्वी के करीब करीब लगभग भारत में कुछ कंपनीज आई, यूएस से कुछ कंपनीज आई। इनकी कुछ पॉलिसीज थी। पॉलिसीज क्या थी कि कोई प्रोडक्ट सेल करते थे। इनका यह था कि हम आपको प्रोडक्ट सेल करेंगे, ये प्रोडक्ट आपके पास होगा, आप अपने जैसे किसी 2 को या 3 को बताना, वो 2 किसी और 2 को बताएंगे। इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा और एक आपके नीचे एक बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। कल को अगर ये कोई यहां पर कोई एक इंसान है, रामलाल कोई यहां पर एक इंसान है, श्यामलाल कोई यहां पर एक इंसान है, अगर ये कुछ परचेजिंग करते हैं, कुछ प्रोडक्ट को सेल करते हैं, नीचे नेटवर्क बढ़ाते हैं, तो वो आप ही का नेटवर्क माना जाएगा। उसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप तक पहुंचेगा। ये पॉलिसी थी, मोटी मोटी मैंने आपको बताई। इस तरह की कंपनी उस समय आई थी, ठीक है। अब ये था इतिहास। इसके बाद धीरे धीरे बहुत सी कंपनी आने लगी, लेकिन ये कंपनी जो शुरुआत में आई है थोड़ा लीगल थी, थोड़ा ठीक थी, थोड़ा लॉयल थी। लेकिन क्या हुआ, जब लोगों का विश्वास बढ़ा, क्योंकि कुछ लोगों ने इसमें काम किया, उनको पैसा मिलना चालू हुआ। अब जहां पैसा मिलना चालू हुआ, लोगों ने नेटवर्क बनाना चालू किया। नेटवर्क बनते 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 धीरे धीरे इस तरह की और भी कंपनी आना चालू हो गई। डुप्लीकेशन शुरू हो गया। जैसे एक कंपनी थी, उसका फायदा दिखा तो दूसरी लोगों को भी लगा कि यार इस तरह से लोगों का विश्वास है इस पर, इसलिए और भी कंपनी आने लग गई। अब ये जो और कंपनी यहां पर भारत में आने लग गई, इन कंपनियों में दिक्कत ये हो गई कि इन्होंने भी इसी चेन सिस्टम को, इसी नेटवर्किंग सिस्टम को अपने आगे रखा। लोगों का विश्वास थोड़ा बढ़ चुका था, इन्होंने लोगों के विश्वास का उस समय गलत फायदा उठाया। कुछ कंपनियां ऐसी थी जो पैसा लेकर भाग गई, कुछ कंपनियां ऐसी थी जिनके प्लान में या फिर जिनका मार्केटिंग प्लान जो था वो उसमें इतना दम था ही नहीं कि वो चल सकता प्रैक्टिकली, वो कोलैप्स हो गया। इस तरीके से बहुत से लोगों का पैसा डूब गया, बहुत से लोगों का पैसा डूबा तो उससे लोगों में आक्रोश हुआ, विद्रोह हुआ। कहीं ना कहीं लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, सरकार को भी इसकी जब भनक लगी, सरकार ने भी इसके खिलाफ फिर कुछ मुहिम उठाई। फिर ऐसा कुछ हुआ कि सरकार ने ऐसी कंपनियों पर रोक लगानी चालू कर दी, कंपनियों के ताले लगने शुरू हो गए जो कंपनियां इस तरह के काम कर रही थी। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी कंपनीज भी थी जो लॉयल काम कर रही थी, लॉयल तरीके से काम कर रही थी, क्योंकि ये कोई फ्रॉड बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक, अगर इसे सिस्टमैटिकली करा जाए या सिस्टमैटिकली अगर नॉर्म्स को फॉलो किया जाए, जो रूल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के, उसको फॉलो किया जाए, तो ये एक काइंड ऑफ रोजगार देने वाला, एम्प्लॉयमेंट देने वाला सिस्टम हो सकता था। लेकिन इसका गलत फायदा उठा, क्योंकि बहुत सी अलग अलग डुप्लीकेट टाइप की कंपनी, या एक तरह से हम कहें कि जो लायक नहीं थी इसके, उन्होंने एक फर्जी दस्तावेज वगैरह पेश करके लोगों को एक तरह से बेवकूफ बनाकर अपना जो प्रचार प्रसार किया, उसके कारण अब लोगों के मन में एक तरह से भय का माहौल बन गया। अब लोगों को लगने लगा कि यार हाँ, अब इसका मतलब नेटवर्क बनाना, चेन बनाना, ये सब बेकार की बातें, फिजूल की बातें, इससे कुछ नहीं होता। अब इस तरह की साइकोलॉजी लोगों के मन में बन गई थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज अलग अलग तरीकों से काम कर रही है। उसका जो मोटा मोटा मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं एक जनरल अवेयरनेस के तौर पर आपको ये वीडियो बताने जा रहा हूं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस क्या, अब इसमें होता क्या है, कुछ कंपनीज जो रहती हैं, मोस्ट ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज किस थीम पर काम करती है, वो थीम आपको मैं एक बार समझा दूं। थीम ये होती है कि यहां पर आपके पास कहीं पर बताया जाता है कि यहां पर आपके पास शॉप है, यानी कि जहां से प्रोडक्ट कंपनी का बन रहा है, यानी कि मान लेते हैं कंपनी है, यहां पर बैठा हुआ कस्टमर यानी कंज्यूमर यहां पे बैठा हुआ, जैसे आप हम सब लोग। कंपनी यहां पे बैठी हुई जो कोई चीज बना रही है, आप बड़ी बड़ी कंपनी जानते हो, कोई साबुन बना रही है, कोई तेल बना रही है, कुछ भी बना रही है, वो कंपनी यहां बैठी हुई है। अब ये कंपनी एक चेन के द्वारा, जैसे एक फूड चेन होती है, वैसे ही एक चेन के द्वारा हम तक जुड़ी रहती है, किसी भी कस्टमर तक जुड़ी रहती है। हम कस्टमर से सामान, जब कस्टमर सामान लेता है, कंज्यूमर सामान लेता है, अपने नजदीकी दुकानदार के पास, रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर उससे ऊपर एक होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर जो बल्क में सामान देता है, होलसेलर भी फिर ऊपर कहीं जाता है, कैरी एंड फॉरवर्ड टाइप की कुछ कंपनी जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सप्लाई करती हुई, उनके पास जाता है, फिर वो ऊपर पे कहीं बड़े लेवल पे जाते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं कंपनी होती होगी। तो कहने का मोटा मोटा मतलब इतना कि 3-4 सेगमेंट से होकर सामान हम तक, यानी कि कस्टमर तक पहुंचता है, कंज्यूमर तक पहुंचता है कंपनी के द्वारा। अब ये जो आई हुई नई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, नई कहना भी सही नहीं है, कई है जो बहुत पुराने से चल रही हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज का एक रूल है, वो कहती है कि यार हम ना एक डिफरेंट अप्रोच लाए हैं। डिफरेंट अप्रोच मतलब ये एक अप्रोच है जो ये था, इनका ये होता है कि हम एक अप्रोच लाए जिसमें हम कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली अटैच होगी कंपनी, एक शॉप के द्वारा, इस शॉप को वो कुछ भी नाम दे सकते हैं, उस शॉप के द्वारा कनेक्ट होंगे, यानी कि बहुत सारे मीडिएटर नहीं रहेंगे, डायरेक्टली कंपनी और कस्टमर आपस में कनेक्ट होंगे। ये शॉप एकदम कंपनी की शॉप होगी, बस ये मोटी मोटी बात है। तो कहीं ना कहीं कंपनी और कस्टमर दोनों आपस में मिल जाएंगे। अब ये फायदा क्या बताते हैं इस चीज का, इसमें फायदा ये बताया जाता है, सबसे पहले जो चीज यहां पर आपको मान लेते हैं कि कोई चीज कंपनी ने 50 की बनाई, 10 रुपए इसको दिए, 10 रुपए इसको दिए, 10 रुपए इसको दिए, 10 रुपए इसको दिए, लगभग 90-100 रुपए की आपको वो पड़ गई।
इसमें क्या हो गया, अब अगर ये चीज ना कर कर नीचे वाले प्रोजेक्ट को अपनाया जाए तो इससे क्या होगा, 50 रुपए की चीज लगभग 90 ना भी मिले तो 60 रुपए तक में आपके पड़ जाएगी, मेंटेनेंस वगैरह लगा लगा के जो भी है। तो कुल मिलाकर आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा, कस्टमर को फायदा होगा, ऐसा इसमें दिखाया जाता है। एक बात। दूसरा, इसमें यह भी बोल दिया जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर कोई सामान ले रहा है रिटेलर से, अपने नजदीकी दुकानदार से, लेकिन सामान में मिलावट है। सर आपके रिटेलर जो दुकानदार है वो मिलावट कर रहे? नहीं, मिलावट वो नहीं कर रहे। मिलावट हो सकता है पीछे से कहीं से हो रही हो सकता है होलसेलर से हो रही हो सकता है C&F से हो रही हो सकता है कहीं से हो रही हो सकता है कोई फर्जी डुप्लीकेट सामान बन जा रहा हो। ऐसे बहुत न्यूज़पेपर में देखने को हमें मिलते हैं कि कोई, हमने देखा कि कोई ऑयल है, या फिर हमने कोई देखा दाल है, हमने देखा कोई मसाले हैं, उनमें कोई कंपनी जो कि बहुत मतलब एक ऐसी कंपनी इसका बहुत नाम है जो कि जेन्युइन कंपनी है, उस कंपनी के नाम का एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट बन गया। वो कंपनी का प्रोडक्ट खराब नहीं था जो यहां से बन के आ रहा था, उसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट बना, वो खराब था, इसके कारण कंपनी का नाम बर्बाद हो गया। और दूसरा, कस्टमर को अलग नुकसान झेलना पड़ा, रिटेलर को अलग नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि कंज्यूमर क्या जाने कंपनी कौन है, वो रिटेलर को आके डांट रहा है। तो इसीलिए इनका कहना है कि जब हम यहां पे डायरेक्टली जोड़ते हैं तो वो मिलावट वाला जो खतरा है वो भी बंद हो जाता है, यानी कि आपको जो सामान है वो प्योर मिल पाता है। तो दो फायदे ये बता रहे हैं, एक तो प्योर, और एक दूसरा आपको जो सामान की कीमत है वो कीमत कम हो जाती है, यानी कि जो आपके सामान की कीमत है वो कम हो जाती है। दो फायदे यहां पर गिनाए गए। दोनों ही अलग अलग तरीके हैं। ये एक ट्रेडिशनल तरीका जो पहले से चला रहा है, इवन आज भी चल ही रहा है, लेकिन ये एक थोड़ा सा मॉडर्न टाइप का तरीका जो अब चलना चालू हुआ। आप देख रहे हो कि आजकल आप ऑनलाइन वगैरह चीजें मंगाते हो तो लगभग वो भी इसी तरह की चीजें होती हैं। जैसे आपने कुछ चीजें कोई ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से मंगा दी तो लगभग आप कंपनी से डायरेक्टली ले रहे होते हो, भले ही वो भी नजदीकी दुकानदार वगैरह से कनेक्टेड एक चेन होती है, लेकिन ऑलमोस्ट इसी तरह की चीजें हैं। अब इसमें होता ही है कि कई कंपनीज क्या होती है, उनके प्राइस बहुत ज्यादा होते हैं। कहने की बात होती है कि 50 का 90 ये सब चीज होती है, लेकिन कई कंपनीज जो होती हैं वो लॉयल भी होती हैं, उसमें सच में ऐसा हो रहा है। फिर दूसरा फैक्टर आता है क्वालिटी का, क्योंकि अगर आप मार्केट में एक साबुन लेने जाओगे आपको 10 रुपए का भी मिल जाएगा, 50 रुपए का भी मिल जाएगा, 100 रुपए का भी मिल जाएगा। आप एक खाने का तेल लेके जाओगे आपको 100 रुपए लीटर मिल जाएगा, 200 रुपए लीटर मिल जाएगा, 1000 रुपए लीटर भी मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि आप किस क्वालिटी को फेवर करते हो, क्वालिटी के अकॉर्डिंग कीमतें होती हैं। तो अब आपको देखना यह है, या किसी भी कंज्यूमर को, किसी भी कस्टमर को, जब उसके सामने इस तरह की कंपनीज आती हैं, उन्हें सिर्फ दो चीजें देखनी है। मेरा मानना तो यह है, पहली बात, जो भी प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है क्या वो आपके काम का है या नहीं है। पता चला आपको कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट दे दिया, आपके घर में कार नहीं है लेकिन आपको दे दिया कार वॉश, ठीक है। आपको मान लिया आपके घर में कोई पढ़ने वाला बच्चा पढ़ता है नहीं, आपको कोर्स पकड़ा दिया, लो भैया 10th से 12th तक का कोर्स है, बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी करो, आपके लिए रेलेवेंसी नहीं है उसकी। तो कहने का मतलब है कि आपको जरूर ये देखना होगा, या किसी को भी जो इसमें कनेक्ट होना चाहता है, कि उस प्रोडक्ट पर, जिस थीम पर कंपनी चल रही होती है। सबसे पहली बात है कि कंपनी अगर कहती है, क्योंकि इसमें फिर एक दूसरा फंडा भी चलता है, ये तो एक बात हो गई, दूसरा फंडा हो गया नेटवर्किंग का, कि आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उसका कुछ ना कुछ % हिस्सा आपको मिलेगा। उसका एक डिफरेंट प्रोसेस होता है, अलग अलग कंपनियां अलग अलग मार्केटिंग प्लान रखती है, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन आप सोचो कि आप सामने वाले को क्या बोलकर, मान लेते हैं ये बी है, मान लेते हैं ए है, आप ए को या बी को क्या बोल करके अपना सामान बेचोगे, कंपनी का सामान बेचोगे। अगर सामान रेलेवेंट होगा, अगर सामान कुछ इस तरह का होगा जो डेली यूज में आता है, जैसे FMCG टाइप का, फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स गुड, साबुन, तेल, मसाले वगैरह, ये रोज लगने वाली चीज है। लेकिन अगर ये बोल रहा है कि भैया आपको लैपटॉप बेचने हैं, तो ठीक है, वो भी एक बिजनेस है, लेकिन क्या आप लैपटॉप हर बंदे को बेच सकते हो, क्या हर दूसरे दिन बेच सकते हो? तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। मतलब दिक्कत नहीं, करने वाले वो भी करेंगे, वो भी बिजनेस है, अपने आप पे चलता है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कन्वीनियंट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये देखने वाली बात होती है कि जो सामने वाली कंपनी है वो किस चीज को डील कर रही है। सबसे पहली बात आपको क्या देखनी है कि प्रोडक्ट जो है वो किस प्रोडक्ट पे वो डीलिंग कर रही है। मैं यहां लिख देता हूं, वो सबसे पहले हमें देखने की जरूरत है कि प्रोडक्ट की डीलिंग किस चीज में है, प्रोडक्ट का टाइप क्या है, एक बात। दूसरी बात आपको ये देखनी है कि कंपनी की रिलायबिलिटी क्या है, कंपनी की रिलायबिलिटी क्या, आपको ये चेक करना होगा कि कंपनी कितनी ज्यादा रिलायबल है। कैसे पता चलेगा? कंपनी की हिस्ट्री देखकर पता चलेगा। कंपनी की हिस्ट्री मतलब ये देखना पड़ेगा कि कंपनी पे कितना डेट है, कहीं डेट तो नहीं है उस पर, कोई उधारबाजी तो नहीं है कंपनी की इधर उधर। पता चला आप लोगों से सिर्फ पैसा खींच रही और जब लगा कि पैसा कंप्लीट हो गया और भाग गई, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, एक बात। दूसरा, कंपनी का क्या अपना रिलायबिलिटी चेक करने का मतलब क्या होगा, देखो कि कहीं कंपनी पर डेट तो नहीं है कोई। दूसरा ये देखो कि कंपनी का क्या खुद का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं कि कंपनी इसकी टोपी उसके सर कर रही, यानी प्रोडक्ट कोई और बना रहा और उसका प्रोडक्ट आपको दे रही, कल को आप जानते नहीं कंपनी कौन थी। कंपनी का खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है क्या, जहां पे खुद का सामान कुछ वगैरह बनता हो, वो देखने की बहुत जरूरत है। दूसरा ये देखने की जरूरत है कि कंपनी का
जो कल्चर है वो किस तरह का है, यानी वर्किंग कल्चर किस तरह का है। चौथी बात जो देखने की है वो ये है कि कंपनी का मार्केटिंग प्लान किस तरह का है। ये उनके लिए मैं बोल रहा हूं जो चाहते हैं कि बिजनेस में कुछ करना, जो चाहते हैं नेटवर्किंग करना टाइप की चीजें, उनके लिए बहुत जरूरी आता है कि मार्केटिंग प्लान क्या है। अगर नेटवर्क बनाने पर पैसा मिल रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों को जोड़ने का काम कर रहे होते। लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी कि मार्केटिंग प्लान क्या, आपकी मेहनत के एवज में आपको कितना रिम्यूनरेशन मिल पा रहा है, कितना आपको मेहनताना मिल पा रहा है। तो ये सब बातें अगर आप ऑब्जर्व करोगे, कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट कितना पुराना है, कंपनी कितनी पुरानी है, ये सब बातें अगर आप देखोगे, मार्केटिंग प्लान देखोगे, कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, तो आप कितने दिन तक किसी को झूठ बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। अगर ये सारी चीजें आपके फेवर में, तो आपको उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। मतलब मैं बता रहा हूं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वाली बात है। अब वो तो अल्टीमेटली आप करना ही नहीं चाहते हो, बात अलग है, ठीक है। मैं तो जस्ट बता रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मतलब क्या क्या है, वो मैंने आपके सामने रखा। मोटा मोटा शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये इस तरीके से काम करती है। अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है तो मत करो, क्योंकि करना या ना करना अल्टीमेट डिसीजन है सामने वाले का, वो करना चाह रहे नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने पहले ही कहा, एक पूर्वाग्रह ना बना ले। पहले से अगर आप सोच के रहोगे कि सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अच्छी है, तो वो भी गलत है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बेईमान कंपनी भी है। वो बात अलग है कि 2019-20 के करीब करीब भारत सरकार ने एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी कर दी है डायरेक्ट सेलिंग की, जिसमें स्पष्ट शब्दों में कुछ नॉर्म्स लिख दिए गए हैं, जो इनको फॉलो कर रही है वो लीगल, जो नहीं फॉलो कर रही है वो इलीगल, ताकि कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए पहचानना आसान हो जाए। पहले ये सुविधा सरकार की तरफ से नहीं थी, इसलिए कस्टमर को खुद जज करना पड़ता था कि ये लीगल है कि नहीं है। आज की डेट में अगर उसको वो सर्टिफिकेट्स वगैरह, वो नॉर्म्स वगैरह जो कि गवर्नमेंट के हैं, अगर उनका अनुपालन हो रहा है, तो कंपनी को खुद सरकार सर्टिफाइड करती है कि हाँ ये कंपनी लीगल है। फिर उसमें आप काम करो ना करो वो आपकी मर्जी है। जैसे आपके पड़ोस में 10 दुकानें हैं, अब 10 दुकानें चल रही है, अब आपकी मर्जी है कि आप पहली दुकान से लो, 10वीं दुकान से लो, 8वीं दुकान से लो, 7वीं दुकान से लो, है सारी लीगल। बस वही तरीके का यहां पर काम चल रहा है। बस फर्क इतना आता है कि कंपनी टू कंपनी प्रोडक्ट की वैरायटी बदल जाती है, उनका मार्केटिंग प्लान बदल जाता है, उनका वर्किंग कल्चर बदल जाता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाता है, उनकी हिस्ट्री बदल जाती है। ये कुछ चीजें बदलती हैं, बाकी ऑलमोस्ट ले देके बातें लगभग जो मैंने आपको बताई इसी खांचे में सेट होती है, जो मैंने आपको बताई कि ये सिस्टम इनका होता है। तो इस तरह से मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी, क्योंकि काफियों के मन में इस तरह के डाउट्स थे, जिस तरह की कंट्रोवर्सीज हाल ही के कुछ एक महीने के अंदर चली है कि स्कैम कंपनीज क्या होती हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज क्या होती है, उसके बारे में। और दूसरा, क्योंकि मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया, खुद भी देखा, क्योंकि यूट्यूब वगैरह में चीजें अवेलेबल होती हैं, कई बार किसी चीज को ओवर फेम कर देते हो आप। मतलब ओवर फेम मतलब उसको जरूरत से ज्यादा दिखा देते हो, कई बार किसी चीज को जरूरत से कम दिखा देते हो, यानी एकदम डीफेम कर देते हो। यानी ना तो हम चीजों को अंडर एस्टिमेट करें, ना ही हम चीजों को ओवर एस्टिमेट करें। हम चीजों को देखें, अगर हमारे मतलब की है तो करें, नहीं है तो ना करें। बस इतनी सी बातें होनी चाहिए। होपफुली माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो कुछ बातें मैंने यहां पर बताई, वो सब बातें आपको समझ में आएंगी, कुछ आपको समझ में आएगा। एक जनरल नॉलेज एटलीस्ट आपका बड़ा होगा, चाहे कुछ हो ना हो। और अगर आपको इस तरह की कुछ और वीडियोस चाहिए, जिस भी टॉपिक पे चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, ताकि मैं आपको वो चीजें भी बता सकूं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरा ऑलरेडी प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल नाम से चैनल है, उसे जरूर सब्सक्राइब भी आप कर लें, क्योंकि वहां पर आपको या आपके कोई छोटे रिश्तेदारों, बच्चे हों, कोई आपके घर में हो जो कि 10वीं 12वीं को पढ़ रहे होते हैं, या फिर किसी कंपटीशन के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उन सब के लिए मैंने 1800 से ज्यादा वीडियो लेक्चर्स बना के रखे हुए हैं। तो आप उनको विजिट कर सकते हैं प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल पे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।